मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पहल भारत को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के जर्नलिज्म को, इस तरह का सपोर्ट मिलना। एक तरह से ये हमारे लिए मोटिवेशन भी होता है और कारण होता है कि हम आपके लिए वीडियोज़ और आपके लिए न्यूज़ कलेक्ट करके, रिसर्च करके आपके सामने लाते रहें। तो चूंकि हमें कोई भी इकोनॉमिकल गेन नहीं है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका सब्सक्रिप्शन आपके सपोर्ट का, आपके असिस्टेंस का एक रिफ्लेक्शन होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि बंगाल इलेक्शन जो अभी मतलब सबसे बड़ा हॉट टॉक बना हुआ है, बड़े बड़े चेहरों के पांव टूट रहे हैं और बड़े बड़े लोग कोबरा बन के घूम रहे हैं। कोबरा, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में, जिसने अभी पूरे हिंदुस्तान के सांस को जैसे रोक रखा हो। अब मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दे दूं। वहां टोटल 297 सीट है, लेकिन इलेक्शन 294 पर हो रहा है। 3 जो सीट्स हैं वो अलीपुर की हैं, जो एक सीट पर नहीं हो रहा है, दूसरा उत्तर दिनाजपुर की है जिस पर नहीं हो रहा है, और तीसरी है नादिया की जिस पर नहीं हो रहा है। बाकी अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देता हूं कि कहां कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ बिहार से 9 हैं, अलीपुर द्वार से 5 हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से 7 हैं, कलीमपोंग डिस्ट्रिक्ट से 1, दार्जिलिंग से 5, उत्तर दिनाजपुर में 9, दक्षिण दिनाजपुर में 6, मालदा में 12, मुर्शिदाबाद में 22, नादिया में 16, उत्तर 24 परगना में 32, दक्षिण 24 परगना में 30, कोलकाता में 11, हावड़ा में 15, हुगली में 17, पूर्वा में 25 और पश्चिम मेदिनीपुर में 15, जरग्राम में 4, पुरुलिया में 9, बंकुरा में 12, पूर्वा बर्धमान में 12, पश्चिम बर्धमान में 9 और बीरभूम में 11। ये हो गई हमारी टोटल सीट्स 297, जिसमें से 3 मैंने आपको बता दिया है कि कौन सीट्स वेकेंट रहती हैं। अब हम बात करने वाले हैं वहां के पॉपुलेशन, वहां की जो डेमोग्राफी है, जो वहां के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है उसकी। टोटल आबादी में अगर हम रिलीजन वाइज देखें, धर्म के अनुसार देखें, तो लगभग 70.54% जो है वो हिंदू हैं, 27.1% मुसलमान हैं, ये वहां का। बाकी में फिर सारे जो धर्म के लोग हैं वो हैं, लेकिन जो मेन आबादी है वो इनकी है। तो हमें ये समझना होगा कि अब ये हिंदुओं में अगर हम इसको जाति आधारित थोड़ा करें, चूंकि राजनीति है, इलेक्शन है, तो हम कितना भी बोलें कि नहीं आदर्श स्थिति ये नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को भी कहना पड़ा कि मैं एक ब्राह्मण हूं। तो अब हम बात करने वाले हैं उसी तरह के, इसमें एससी की जो आबादी है वो 23% है। अगर हम हिंदुओं की पूरी आबादी को वहां देखें, जो 7 करोड़ के पूरी आबादी बंगाल की 7.2 करोड़ है, उसमें से जो 18 लाख आबादी है वो इनकी है, एससी की है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि कई सारे जैसे मुस्लिम वोट जो हैं वो अक्सर ये माने जाते हैं कि वो बीजेपी को नहीं पड़ेंगे, तो वो कांग्रेस पार्टी को पड़ते। कांग्रेस पार्टी का वो जोर नहीं रहा है वहां, तो वो तय, और वो कांग्रेस से मिल गई है, उसमें कई चीजें हमने देखी कि वो इधर उधर उसके नेता हो रहे हैं, तो तय है कि वो ममता बनर्जी के साथ वो ज्यादातर वोट खड़ा नजर आएगा। हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जो बटेंगे, जो कुछ बीजेपी की तरफ तो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में हम लोकसभा इलेक्शन में हमने उसको 18 सीट जीतकर 40% वोट लेते देखा है, तो हम बीजेपी को वहां पूरी तरह से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त टक्कर होगी, भारतीय जनता पार्टी अपने जबरदस्त संगठनात्मक शक्ति के साथ है और एक ऐसे माहौल में आई हुई है जैसे कि वो जीतने के लिए आती है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हम देख सकते हैं वो इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए, लेकिन इस बार उसकी टक्कर जबरदस्त हो गई है ममता बनर्जी से, जिन्होंने उखाड़ कर पुराने शासन को, जो वहां के कम्युनिस्टों का शासन था जिसमें करप्शन आ गया था, उसको उखाड़ कर उन्होंने फेंक दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में प्रेजेंस दिया है, इतना मजबूत प्रेजेंस आज तक वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने नहीं दिया था। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का कमाल हम कह सकते हैं। दिलीप घोष के बारे में भी कह सकते हैं, वो पुराने आरएसएस के कैडर रहे हैं और उन्होंने आरएसएस से अपनी जीवन शुरू की है, तो उनका भी इसमें जो भी वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप घोष, वो हैं। अब बात आ रही है हमारी कि क्या ऐसे, जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम करने का तरीका होता है वो हम जानते हैं कि वो बड़ा ही जबरदस्त होता है। वो डीप रूटेड काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वहां काम हो रहा है। तो आरएसएस और बीजेपी बहुत ही जमीन से जुड़कर वहां काम कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी, जिनको करप्शन फ्री माना जा रहा है, जिनके साथ ही कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत वुमेन एम्पावरमेंट का भी सिंबल है, महिला सशक्तिकरण भी दिखाती है, एक मजबूत
आवाज रहती हैं हमेशा से, और इस तरह के जो पावर हैं जो एक्सट्रीम और रेडिकलिज्म को बढ़ावा देते हैं उसके खिलाफ खड़ी नजर आती हैं, तो उनके साथ उनका ये टारगेट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी वहां जबरदस्त दिख रही है। कई ऐसे ट्रांसफर्स हुए जिसको लेकर एक खास विवाद पैदा हुआ। ये ट्रांसफर कुछ ऐसे थे जिसको लेकर वेस्ट बंगाल इलेक्शन के परिणाम से जोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी की दखलंदाजी से जोड़ा गया। जैसे आपको एग्जांपल दें, होम मिनिस्ट्री ट्रांसफर्स 3 IPS ऑफिशियल्स इन वेस्ट बंगाल। ये थोड़ा सा कहा जा रहा है, और ये जो 3 IPS हैं वो हैं भोलानाथ पांडे, राजीव मिश्रा और प्रवीण त्रिपाठी। इनके बारे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। सच और झूठ एक अलग मसला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक कमिटेड बीजेपी सपोर्टर हैं और इसीलिए इनको लाया गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त रिमूव कर दिया जो लॉ एंड ऑर्डर में जावेद शमीन थे, उनको रिप्लेस करके वहीं पर DG जगमोहन को लाया गया है। यह भी एक अपने आप में कंट्रोवर्शियल मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ वीरेंद्र कौन है? द DGP ऑफ पोल। जो पूरा इलेक्शन होता है, आपको मैं पहले समझा दूं ये बात, उसके मामले की जो उसमें वीरेंद्र जो है वो DGP हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर दिया और ये ऑर्डर निकाल दिया है कि उनको इलेक्शन से जुड़ा कोई भी काम न दिया जाए, या खास के पोलिंग और काउंटिंग से रिलेटेड। तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज और सोचने वाली बात है। तो टोटल 20 IPS ट्रांसफर्स एंड 30 प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट आफ्टर ममता शाह कंट्रोवर्सी। ये कहा जा रहा है, ये खबर है, छाई हुई है ये बात। अब इसमें क्या, इसकी अंदरूनी बातें क्या हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन समाचार यही है। अब बात आती है कि कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये बात, इसको एक बुलेट थ्योरी की तरह उनके दिमाग में डालने की कि क्या जो सरकार केंद्र में है उसी सरकार को अगर हम राज्य में भी मौका दे दें तो क्या विकास का जो पैमाना है, विकास का जो स्टैंडर्ड है या जो उसका रेट है वो बढ़ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता ये कंटिन्यूअसली लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर कितना होगा, ये धरातल पर कितना उतरेगा, वोट परसेंटेज में इसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो एक अलग बात होगी। वेस्ट बंगाल की जनता के दिमाग में ये बात आ रही है कि हमें कुछ ज्यादा सहूलियतें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो एक केंद्र, जिसकी सत्ता अभी केंद्र में है, जिसकी सरकार अभी केंद्र में, अगर हम उसके हाथ में आ जाएंगे तो हम ज्यादा, ये बात है। लेकिन हमने देखा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह वहां काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी जब भी मिसाल देती है, एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि परिवर्तन, आसोल परिवर्तन, जो भी बहस का मुद्दा बना हुआ है कि परिवर्तन यानी परिवर्तन, चेंज लाएंगे हम, तो वो किस तरह का चेंज दिखाने की कोशिश कर रही है। चूंकि हमने देखा है कि कई चीजों में, जिसमें जैसे कि अगर हम लॉकडाउन के बाद के इकोनॉमी को जो बैकफुट पे चली गई थी सारे स्टेट की, सारे देशों की, उसमें वेस्ट बंगाल ने कई स्टेट से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। क्राइम रेट में भी हम उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट्स को, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको कम नहीं कह सकते हैं, उत्तराखंड को नहीं कह सकते हैं। तो आखिर हम किस तरह की मिसाल पेश करते हैं? बिहार में ही आप देख लीजिए, कई मर्डर्स हुए, ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर तो हुए ही कई बार, क्राइम, स्नैचिंग और भी दूसरे तरह के क्राइम्स यहाँ सामने आए। तो आप जो मिसाल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जनता उसको एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी? जैसा आप चाह रहे हैं वैसा रिसीव तो करना ही है। जब मैसेज को दिमाग में जाता है तो वो एक क्रिएशन तो होता है, लेकिन उसको पॉजिटिव लिया जा रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसका ये एक अलग मसला होगा। अब हम बात करें आपसे परिवर्तन, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कि बंगाली जो हैं वो गुजरातियों से ज्यादा हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में नेशनल एवरेज से बंगाल अच्छा खासा कम है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉकडाउन के बाद हुए इस परेशानी से जो इकोनॉमिक अरेस्ट हुआ, जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, उसमें और दूसरे कई स्टेट्स के मुकाबले वेस्ट बंगाल ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आखिर किस आधार पर आप उसको कुशासन साबित करेंगे? क्योंकि उसी वक्त आपके कई स्टेट्स में हम ऐसा देख रहे हैं कि क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्शन है, हर पार्टी जुझारू रूप से काम कर रही है, उसको नतीजों की परवाह है, गणित बिठाया जा रहा है, आबादी, समीकरण, कास्ट, धर्म, सब कुछ देखा जा रहा है, स्टेटमेंट ऐसे ऐसे रहे हैं कि हम उस पर अच्छा। उसके बाद जब कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कई, सिर्फ टीएमसी की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं है, कई नेता जो पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे वो बाहर थे और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा भला कोसते थे, लेकिन जैसे ही वो, या उन पर बहुत सारे करप्शन के आरोप थे, लेकिन वो जैसे ही टीएमसी से या कांग्रेस से या कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर निकल गए, अचानक वो वॉशिंग मशीन में बदल जाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी, कन्हैया कहते भी थे
कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें गंदे कपड़े होते हैं और धुलकर बाहर निकल जाते हैं। तो उनके कहने का मतलब वो एक व्यंग होता था, सटायर होता था। अब हम आते हैं, ममता बनर्जी पर एक चार्ज लगाया गया है कि वो नेपोटिज्म कर रही हैं। उनके जो भतीजे हैं जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी, उनको कोल स्कैम में कहीं पर उनका नाम है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये इसलिए हो पाया या वो इसलिए इसमें इन्वॉल्व हो पाए चूंकि ममता बनर्जी के वो रिश्तेदार हैं, और ये एक उसमें कारण, एक एंगल जोड़ा जा रहा है जिसको अभी हम इलेक्शन के रिजल्ट से तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होता है। कोबरा फैक्टर, मिथुन चक्रवर्ती आपको याद होंगे, आई एम अ डिस्को डांसर से अपना करियर शुरू करने वाले, कभी लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट और रेडिकल रहने वाले, फिर सेंट्रिस्ट हो गए और आखिर में आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हो सकता है मैं मुख्यमंत्री का यहाँ चेहरा बन जाऊं, तो उन्होंने ज्वाइन किया, अपने आप को कोबरा बोला। আমি একটা কোবরা, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। जो दुख भरी बात है जो मैंने महसूस की एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, भारत जैसे एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जहां से लोगों ने सहिष्णुता सीखी है, जहां के लोगों ने देखा है प्रधानमंत्री का गट्टा पकड़कर औरत को यह पूछते हुए कि तुमने क्या ऐसा चेंज कर दिया, और प्रधानमंत्री का जवाब कि अगर हमने नहीं किया तो हमें वोट मत देना। उस तरह के देश में एक आदमी आकर बोलता है कि मैं कोबरा हूं और मैं ऐसी इसी, आप देखिए वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। एक तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मैं अपनी टीम को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वो मेरे पहले फेवरेट हीरो थे। आज भी मिथुन चक्रवर्ती मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो राजनीति में उन्होंने जो यहां पर आकर कहा, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं चल रहा है कि हमने आकर कहा कि मैं कोबरा हूं, मेरा एक ही बार काटना काफी होता है, लोग काटने से शमशान पहुंच जाते हैं, यहां काटूंगा और शमशान पहुंच जाएंगे। तो ये राजनीति के एक खास किस्म के नेगेटिव हो जाने का, एक नेगेटिव शक्ल ले लेने का, रूप ले लेने का एक आधार हम समझ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही जहरीला है। अब हम बात करेंगे ममता बनर्जी के साथ हुए उस एक्सीडेंट को। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर रोड पर कर रहा था, 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा रोक दिया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल ओके ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे अभी बहुत दर्द। जिसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सीडेंट कहा है और कहा है कि इसमें किसी भी तरह के कोई हमला नहीं है, कोई अटैक नहीं है, इसलिए किसी पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसमें जिस तरह से ममता बनर्जी को चोट लगी, उनका पांव बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसके बाद भी लेट कर उन्होंने जो वीडियो बनाया और उसमें कहा कि मुझे पता है मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकती, मुझे निकलना होगा, मैं अपनी जनता के साथ हूं, मैं व्हील चेयर ही इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं निकलूंगी जरूर। মানুষের কোনো অসুবিধা হয় আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। वो कर रही हैं, ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। कोई वो इस एज में आकर अगर वो पांव टूटता है, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उसको सलाम, हम उनको सपोर्ट करें न करें, हम उनको वोट डालें न डालें, लेकिन जो जिसकी अच्छाई है वो हम बात करते रहेंगे। और हम देखेंगे कि ममता बनर्जी ने कितनी बहादुरी के साथ इसको किया, जबकि वहीं पर अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि दीदी ठीक हो जाएं, वो जल्दी से जल्दी अपने पुराने फॉर्म में आ जाएं। लेकिन उन 130 लोगों का क्या हुआ जो मारे गए? क्या उनकी मां, उनके बहन नहीं थे जिस पर वो कत्ल का मामला था, जिस पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे? तो इस तरह की कई चीजें ऐसी चल रही हैं। पहल भारत आपके सामने हर एक खबर, हर एक सूचना लाता रहेगा। हमने कोशिश की है कि जितने भी इसके पहलू हैं सबको टच करें, जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको टच करें। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं हमारे। और प्लीज आखिरी में फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, हमें ताकत देता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि आप पहल भारत के साथ खड़े हैं। नमस्कार।